Yes, class, welcome back. Today we start with a new session of the logical reasoning. लास्ट क्लास में इंडियन लॉजिक कंप्लीट किया था, आज वेस्टर्न लॉजिक को कंप्लीट करेंगे विद द हैंड रिटन नोट्स. दिस इज द रिवीजन सीरीज एंड ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. वेस्टर्न लॉजिक. वेस्टर्न लॉजिक के अंदर आपकी आती है कुछ प्रपोजिशन जिसको हम प्रेमाइस भी बोलते हैं. उन प्रेमाइसेस को स्टेटमेंट भी बोला जाता है और उन प्रेमाइस को प्रूव करने के लिए रीजन होता है. तो प्रपोजिशंस के हिसाब से हमें ये देखना है कि वो प्रपोजिशन एक्चुअली में मेरी ट्रू है, मतलब रियलिटी में वो ट्रू है या फॉल्स है, या फिर हम उस प्रपोजिशन को एज्यूम कर रहे हैं ट्रू. तो ये प्रपोजिशन की मेजरली 4 टाइप यहाँ आपको पढ़नी पड़ती है. दैट इज ए, ई, आई, ओ. ए का मतलब है ऑल, वो सारी प्रपोजिशन दैट इज यूनिवर्सल एंड पॉजिटिव. ऑल, एस, आर, पी, दिस इज यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रेमाइस या यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रपोजिशन. नेक्स्ट आपका ई. ई यानी कि नो, यूनिवर्सल नेगेटिव, नो एस आर पी, नो एस आर पी. वहीं पे है आई. आई का मतलब है सम. सम यानी कि कुछ एस पी है एंड सम नोट, कुछ एस पी नहीं है. सम में पर्टिकुलर प्रपोजिशन आती है. प्रपोजिशन मेनली दो तरीके से डिवाइड की हमने. एक है क्वालिटी के बेस पे एंड एक है क्वांटिटी के बेस पे. जब मैं बात करती हूँ क्वालिटी के बेस पे, दो प्रपोजिशन है, अफर्मेटिव प्रपोजिशन एंड द नेगेटिव. अफर्मेटिव में आ गई ऑल एंड सम यानी कि पॉजिटिव प्रपोजिशन. नेगेटिव में आ गई नो एंड सम नॉट. वहीं पे क्वांटिटी के बेस पे अगर बात करते हैं तो यहाँ आती है आपके यूनिवर्सल प्रपोजिशन एंड द पर्टिकुलर प्रपोजिशन. यूनिवर्सल में यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड द यूनिवर्सल नेगेटिव. सेम उसी तरीके से पर्टिकुलर में पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड द पर्टिकुलर नेगेटिव. क्लियर? ध्यान रखना यहाँ पे ये स्टार पॉइंट लगा के लिख लो. जितनी भी यूनिवर्सल प्रपोजिशन होती हैं आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड. ये क्वेश्चन कई बार आता है एक्स वाई जेड प्रपोजिशन में, जो भी आपको प्रपोजिशन दी है उस प्रपोजिशन में कौन सी स्टेटमेंट, कौन एक्स वाई जेड जो आपकी प्रपोजिशन है उस स्टेटमेंट में कौन सी टर्म आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड कौन सी टर्म आपकी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो उसके लिए ये एक सिंपल पॉइंट याद रखना है. पहला, जितनी भी यूनिवर्सल प्रपोजिशन है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि ऑल के साथ जो भी टर्म आएगी लाइक ऑल, एस, आर, पी. तो जो ये ऑल के साथ मेरी ये एस टर्म है यानी कि जो सब्जेक्ट है मेरी इस प्रमाइस का, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द नो, नो ये बोलता है कि मैं तो हर तरीके से ही नेगेटिव हूं, मैं तो डूबूंगा तो सनम तुम्हें साथ लेके डूबूंगा. तो नो, एस, आर, पी के अंदर यह आपका सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड आपका प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. देखो ये ना रिवीजन क्लास है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इन कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है देयर मे बी पॉसिबल चांसेस कि उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी. बट अभी हमारा एग्जाम है, रिवीजन क्लास है, तो हम इसी स्पीड में चलेंगे. गॉट इट? यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ फटाफट भाई. आगे चलते हैं. आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द स्केयर ऑफ ऑपोजिशन. स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में क्या होता है समझो. ए, ई, आई, ओ. ए एंड ई के बीच में जो रिलेशन होता है उसको कहा जाता है कॉन्ट्रेरी. क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी रिलेशन आपको क्या बोलता है? कॉन्ट्रेरी रिलेशन आपको ये बोलता है अगर एक स्टेटमेंट मेरी ट्रू है तो दूसरी जो है वो 100% फॉल्स होगी. यानी कि इफ ए इज ट्रू, ई इज 100% फॉल्स. इफ ई अगर ट्रू दे रखा है तो ए आपकी 100% फॉल्स होगी.
वहीं पे अपोजिट हो गया, यहां दिया है ई फॉल्स है, तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए होगा डाउटफुल, ए होगा आपका डाउटफुल। इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू अदर विल बी 100% फॉल्स, बट अगर एक को फॉल्स दे दिया तो दूसरी होगी डाउटफुल, ये याद रखनी है पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है, इफ बोथ कैन नॉट ट्रू एट सेम टाइम, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, बट बोथ कैन बी फॉल्स, बट दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। यानी कि अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी ही होगी, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, बट अगर एक फॉल्स है तो दूसरी फॉल्स भी हो सकती है, बिकॉज हमने बोला ना अगर ई फॉल्स है तो ए डाउटफुल है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये दो कंडीशन आपको कॉन्ट्रेरी की याद रखनी है। कॉन्ट्रेरी क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिलेशन जो मुझे स्केयर ऑफ ओपोजिशन में पढ़ना है दैट इज माई सब कॉन्ट्रेरी, दैट इज सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, जो रिलेशन आपका आई एंड ओ के बीच में होता है, आई यानी कि सम एंड सम नॉट के बीच में जो आपको रिलेशन होता है। सब कॉन्ट्रेरी में क्या, इफ वन इज फॉल्स अनदर विल बी 100% ट्रू। ऊपर वाले से अपोजिट दे रखा, ऊपर क्या था कि अगर ए ट्रू है तो ई आपका 100% फॉल्स होगा, यहां अपोजिट दिया है, यहां बोला है अगर आपका आई फॉल्स है, अगर आपका आई फॉल्स है तो ओ आपका 100% ट्रू होगा, बट अगर आई को ट्रू बता दिया हमने यहां पे तो ओ आपका डाउटफुल रहेगा, ओ आपका क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा। इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी 100% ट्रू, वेयर एस वन इज ट्रू, अगर एक ट्रू है तो दूसरा जो है वो होगा आपका डाउटफुल। समझ में आया। उसी के बेस पे दूसरी कंडीशन बनी है कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक फॉल्स हो गया तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा, अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, बट दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्रेरी की टोटली अपोजिट है, कॉन्ट्रेरी की टोटली अपोजिट है। इतने शॉर्ट नोट्स तुम्हें कहीं देखने को मिलेंगे हैं, निकम्मे बालको, पढ़ लो ना, पेपर आ रखा है, इतने शॉर्ट नोट्स, इतने प्यारे प्यारे नोट्स मैं तुम्हारे सामने शेयर कर रही हूँ, पढ़ लो। चैनल को भी लाइक कर, वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, आगे आ जाओ। नेक्स्ट रिलेशन आता है आपका सब ऑल्ट्रेशन का। सब ऑल्ट्रेशन का आपका ए एंड आई एंड ई एंड ओ, ये दो रिलेशन बनते हैं आपके सब ऑल्ट्रेशन के। ए यानी कि ऑल, आई यानी कि सम, ई यानी कि नो, ओ यानी कि सम नॉट। तो सब ऑल्ट्रेशन में क्या आता है, सब ऑल्ट्रेशन में आता है आपका ट्रुथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, ये याद रखो बस। कैसे, अगर ट्रुथ डाउनवर्ड, अगर ए ट्रू है, डाउनवर्ड है ना, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, अगर ए ट्रू है तो आई आपका फॉल्स होगा। सेम इसी तरीके से अगर ई ट्रू है तो ओ आपका फॉल्स होगा, अगर ए ट्रू है तो आई फॉल्स होगा, ई ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा। ये होगा ट्रुथ डाउनवर्ड का। नेक्स्ट आपका फॉल्स अपवर्ड। फॉल्स अपवर्ड यानी कि अगर आई फॉल्स है, फॉल्स अपवर्ड, आई फॉल्स है, कंडीशन ये है यहां पे और यहां कंडीशन ये थी,
आई अगर फॉल्स है तो ए आपका फॉल्स होगा, वहीं पे ओ आपका फॉल्स है, यहां ये कंडीशन है, तो ई आपका फॉल्स होगा। ट्रूथ डाउनवर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ट्रूथ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। समझ में आया? अगर ए ट्रू है तो आई ट्रू होगा, ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा। बट अब मुझे ये बताओ, अगर ये मेरा ए फॉल्स है, कंडीशन आ गई अब ये कि ए फॉल्स है, तो आई क्या होगा? आई मेरा डाउटफुल होगा। वहीं पे कंडीशन आ गई ई फॉल्स है, ई फॉल्स है तो ओ आपका डाउटफुल होगा। कंफ्यूज मत होना, यहां ये मत बोलना कि मैडम यहां तो ई फॉल्स था बट ओ को आपने फॉल्स किया। यहां कंडीशन ये दे रखी थी, ये आपको एक तरीके से स्टेटमेंट दे रखी थी कि ओ फॉल्स है, तो बताओ ई क्या होगा। बट इस केस के अंदर आपको कंडीशन दे रखी है ए फॉल्स है। समझ में आ रहे हैं? आगे चले। सेम इसी तरीके से अगर ओ आपका ट्रू दे दिया, ओ आपका ट्रू दे दिया, तो ई यहां पे डाउटफुल होगा। और आई आपका ट्रू दे दिया, ये कंडीशन ही ये दे दी, तो ए आपका डाउटफुल होगा। ये समझ में आया? क्या सबऑल्ट्रेशन का केस समझ में आया? नेक्स्ट लास्ट केस है आपका, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होगा, ये वाला एक बार दोबारा रीड भी करवा दूं, देखो। ट्रूथ अपवर्ड, ट्रूथ डाउनवर्ड, फोर्स अपवर्ड। इफ आई इज ट्रू, अगर आई ट्रू दे रखा है, ए इज डाउटफुल। अगर आई आपका ट्रू दे रखा, आई यानी कि सम यानी कि दिस, आई इज ट्रू, तो ए आपका डाउटफुल होगा। यही चीज यहां लिखी है, इफ आई इज ट्रू ए इज डाउटफुल। वहीं पे ए अगर फॉल्स है, ए इज फॉल्स, ये कंडीशन दे दी, ए इज फॉल्स, कंडीशन ए फॉल्स, तो आई आपका डाउटफुल होगा, देन आई आपका डाउटफुल होगा। क्लियर? अब आ जाओ कॉन्ट्राडिक्टरी पे। कॉन्ट्राडिक्टरी सबसे बढ़िया, सबसे आसान, टोटली अपोजिट है बस। एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, और दूसरा फॉल्स तो पहला ट्रू, वाइस वर्सा सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आपका ए जो है वो फॉल्स हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी काटा मारता है, ए और ओ का रिलेशन बताता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन बता देती हूँ पहले। कॉन्ट्राडिक्टरी आपका, अरे भाई इरेजर तो काम क्यों नहीं कर रहा, देखो। कॉन्ट्राडिक्टरी में आता है ए एंड ओ और ई एंड आई, ये रिलेशन आपका कॉन्ट्राडिक्टरी में आता है। साथ में यहां ये बोला गया है, अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा अपने आप फॉल्स हो जाएगा, और एक फॉल्स होगा तो दूसरा अपने आप ट्रू हो जाएगा। अगर ए आपका फॉल्स है तो ओ आपका ट्रू हो जाएगा, और ई आपका फॉल्स है तो ओ आपका ट्रू हो जाएगा। उल्टा केस दे दिया, ए जो है वो ट्रू है तो ओ आपका फॉल्स हो जाएगा, और ई अगर ट्रू है तो ओ आपका यहाँ फॉल्स हो जाएगा। टोटली अपोजिट, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। समझ में आया? आगे चलते हैं टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट आपके दो तरीके से होते हैं, एक है आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, दूसरा है आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जब मुझे कोई स्टेटमेंट दी होती है और मुझे उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, दिस इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। वहीं पे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, मुझे किसी चीज के लिए कोई कंक्लूजन निकालना है, मुझे बहुत सारे केसेस दे रखे हैं
उन केसेस के हेल्प से मुझे एक ट्रू कंक्लूजन निकालना है। नहीं भाई, इरेजर तो सच में कोई ना कोई दिक्कत कर रहा है, ये इरेज नहीं कर रहा है। हो गया, यहां तक क्लियर? आगे आओ, पहले देखते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब है जहां पे आप सर्टेनिटी के साथ कुछ भी बात कह सकते हो, बिकॉज आपके पास थ्योरी है, एक थ्योरी आपके पास पहले से बनी हुई है, उस थ्योरी को आपको प्रूफ करना है, दिस इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। बट अगर आपके पास डाटा है, उस डाटा से आपको थ्योरी बनानी है, दिस इज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्लियर है यहां तक? डिडक्टिव के अंदर रीजनिंग बाय सर्टेनिटी आता है, इंडक्टिव के अंदर आपका आर्ग्यूमेंट प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है, आर्ग्यूमेंट आपका प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है। इन आर्ग्यूमेंट में हम 100% सर्टेनिटी नहीं ले सकते, 100% श्योरिटी नहीं ले सकते। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में 100% सर्टेनिटी का मतलब क्या है? अगर प्रमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा ही होगा। बट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर प्रमाइस ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है और कंक्लूजन फॉल्स भी हो सकता है। समझ में आया? आगे देखो, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दो तरीके से होते हैं, या तो डिडक्टिव आपका वैलिड होगा या डिडक्टिव आपका इनवैलिड होगा। वैलिड का मतलब क्या है कि कंक्लूजन इज 100% फॉलो बाय प्रमाइस, कंक्लूजन आपका 100% फॉलो करेगा किससे? प्रमाइसेस से। इनवैलिड का मतलब क्या है? कंक्लूजन इज फॉल्स या डाउटफुल, कंक्लूजन आपका गलत है या फिर डाउटफुल है। अगर ये दे रखा है ऑल एस आर पी, ऑल पी आर क्यू, दैट मीन्स कंक्लूजन दे दिया आपको ऑल एस आर क्यू, दिस इज ए वैलिड आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड होने के लिए, एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड होने के लिए अगर उसकी दोनों प्रेमाइसेस पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन 100% पॉजिटिव होगा। अगर दोनों प्रेमाइस पॉजिटिव हैं और मैं यहां कह देती कंक्लूजन के अंदर कि ऑल एसआरपी नहीं है, ये नो एसआरपी है, तो ये आपका इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बन जाता। एक जबरदस्त चीज यहां समझना, अगर यहां पे सारी ही स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाती हैं, यहां आपकी सारी ही स्टेटमेंट अगर नेगेटिव आ जाती हैं, तो क्या ये एक आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड होगा? यस, तो ये आर्ग्यूमेंट भी आपका वैलिड होगा। आर्ग्यूमेंट के लिए क्या चाहिए? अगर मैं एक सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रही हूं, दिस इज माई प्रपोजिशन प्रमाइसो स्टेटमेंट, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट बनने के लिए एक आर्ग्यूमेंट के लिए मुझे स्ट्रक्चर चाहिए पीपीसी का। समझ में आई चीज? अगर पॉजिटिव प्रमाइस के साथ नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो वो प्रमाइस आपका इनवैलिड हो जाएगा। अगर अब वैलिडिटी चेक हमने कर ली, वैलिडिटी के बाद हमें चेक करना है क्या? साउंड है या अनसाउंड है। साउंड का मतलब क्या? अगर कंटेंट मस्ट बी ट्रू इन द रियल लाइफ, अगर कंटेंट रियल लाइफ में ट्रू है तो साउंड है, अदरवाइज अनसाउंड है। वहीं पे इनवैलिड मैंने आपको बता ही दिया, कंक्लूजन आपका ये तो फॉल्स हो या फिर डाउटफुल हो, दिस इज इनवैलिड प्रेमाइस। आगे देखो,
इंडक्टिव रीजनिंग में, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आपका प्रमाइस या तो आपका आर्ग्यूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। आर्ग्यूमेंट आपका या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है पीपीसी की फॉर्म में, मोस्ट ह्यूमन आर राइट हैंडेड, ज्यादातर ह्यूमन जो है वो राइट हैंडेड है। ज्यादातर का मतलब मैं क्या मानती हूँ, 50% से ज्यादा, ज्यादातर का मतलब 50% से ज्यादा ना, यस। तो राम एक ह्यूमन है, ठीक है, तो राम भी राइट हैंडेड हो सकता है, यस, दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। वहीं पे वीक आर्ग्यूमेंट क्या, जिसकी पॉसिबिलिटी या कुछ एक्शन हैपन होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम हो। जितने भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं या तो वो कोजेंट होगा या वो अनकोजेंट होगा। जो रिश्ता वैलिड के बाद साउंड और अनसाउंड का था, सेम वही रिश्ता स्ट्रॉन्ग के बाद कोजेंट या अनकोजेंट का है। वैलिड के बाद स्ट्रॉन्ग में क्या देखा था, कंटेंट रियल लाइफ में ट्रू होना चाहिए। सेम उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग के बाद कॉजेंट बनेगा या अनकॉजेंट, दैट डिपेंड ऑन द एक्चुअली इन द रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, कूलर के अंदर 30 बॉटल मैंने पानी की भर के रखी, उसमें से 25 बॉटल जो है वो कॉल्ड है। मैंने फ्रिज के अंदर 30 बॉटल रखी, उसमें से 25 बोतल अभी ठंडी है। इसका मतलब ये है ना कि 25 ठंडी हुई है तो वो 5 भी तो ठंडी हो गई होंगी ना, 100% श्योर है ये चीज। समझ में आई बात? अरे समझ में आ रहा है, आगे चले, आगे चले क्या, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैटेगोरिकल हो सकता है, प्रपोजिशनल हो सकता है और एनालॉजिकल हो सकता है। कैटेगोरिकल कैसे, दैट इज बेस्ड ऑन द कैटेगरी, लाइक ए ई आई ओ जो हमने अभी पढ़ा। दूसरा बेस्ड ऑन द प्रपोजिशनल, प्रपोजिशनल में इफ एंड बट की सिचुएशन आती है। अगर पी ट्रू है देन क्यू फॉल्स होगा और सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है या तो मैडम घर पे होती है या मैडम यूनिवर्सिटी में होती है। मैं कह रही हूं मैं अभी घर पे हूं, अगर अभी मैं घर पे हूं, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर अभी मैं घर पे नहीं हूं, नेगेटिव लो, अगर अभी मैं घर पे नहीं हूं, देन इफ आई एम नॉट अवेलेबल इन होम, इसका मतलब ये देन आई एम अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी ना, बेस्ड ऑन द लॉजिक। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन ए ई आई ओ, प्रपोजिशनल कैटेगोरिकल आर्ग्यूमेंट, नॉट प्रपोजिशनल, कैटेगोरिकल आर्ग्यूमेंट्स ए ई आई ओ पीपीसी कल्चर को फॉलो करेगा। प्रपोजिशनल आर्ग्यूमेंट कंडीशन वाला होता है, अगर ये तो मगर वो, अगर मगर वाला, एनालॉजी कंपैरिजन वाला। एक टर्म और कई बार पेपर में आ जाती है, दैट इज इम्प्लीसिट प्रमाइस। इम्प्लीसिट प्रमाइस क्या होता है, एजम्पशन जो भी आपके आर्ग्यूमेंट के दैट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन, डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। मैं अगर आपको ये पहला आर्ग्यूमेंट ये देती हूँ, या तो कनिष्का घर पे होती है या फिर कनिष्का यूनिवर्सिटी में होती है। दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको ये दे दी, कनिष्का अभी यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो क्या ये एक इम्प्लीसिट प्रमाइस निकल सकता है यहाँ से कि कनिष्का अगर यूनिवर्सिटी में नहीं है तो कनिष्का अपने घर पर आराम कर रही है? दिस इज द इम्प्लीसिट प्रमाइस। समझ में आ रही है चीजें? सिर के ऊपर से जा रहा है क्या सब कुछ ही? कुछ कुछ जाए तो समझ आता है, सब कुछ नहीं जाना चाहिए भाई। इतनी मेरे टीचिंग को बदनाम मत करना प्लीज। चलो आगे चले, टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस पे। पहली है आपकी लेक्सिकल, जिसको रिपोर्टिव डेफिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेक्सिकल डेफिनेशन वो डेफिनेशन जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन टर्म नहीं होती, डिक्शनरी मीनिंग होता है, एंड इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एंड इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दिस डेफिनेशन इज प्रिसाइजिंग, क्लैरिफाई करती है एक वेग या एम्बिग्यूअस टर्म को, ताकि हम कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके। प्रिसाइजली अगर किसी चीज को आप बता, दैट इज प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। एक्सटेंसिव डेफिनेशन, जब एक चीज को समझाने के लिए आप बड़े बड़े पैराग्राफ का यूज करो, एक्सटेंसिव डेफिनेशन। कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन, किसी स्पेसिफिक चीज के कंटेक्स्ट में बता रहे हो। मैं आपको
गुड या बैड की डेफिनेशन दे रही हूं बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर कोई बीमार है और तुम्हें चोरी करनी पड़ रही है तो उस चोरी को मैं उस सिचुएशन के हिसाब से सही बता रही हूँ। तो किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कोई गुड या बैड कोई कंटेक्स्ट देना, दिस इज कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन। किसी चीज का मीनिंग प्रोवाइड करना बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। मैं आपको गुड एंड बैड का मीनिंग प्रोवाइड कर रही हूं एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के हिसाब से कि ऐसे सिचुएशन है तो ये चीज अच्छी है। समझ में आया? दैट इज थ्योरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक थ्योरीज बताना। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, कोई न्यू मीनिंग, स्टिपुलेटिव कोई न्यू मीनिंग। देन अ परसुएसिव डेफिनेशन, इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, जो परस्यू करता है। इमोशंस आर रीडिफाइंड बाय ए टर्म, किसी चीज से रिलेटेड जब आप अपने इमोशन को कनेक्ट करके उस चीज को डिफाइन करने लगते हो, दिस इज परसुएसिव। स्टिपुलेटिव का एग्जांपल, स्टिपुलेटिव का एग्जांपल याद रख लो। हम पहले क्या बोलते थे? हम बोलते थे फोटो, फिर एक नया मीनिंग आया दैट इज पिक, फिर एक नया मीनिंग आया दैट इज सेल्फी। ये क्या है? उसी फोटो के अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहे हैं। दिस इज स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। उसी वर्ड का आज वो जेंजी की भाषा में वो क्या, वो ऐसे वाला कुछ होता है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो एक ही चीज के अलग अलग मीनिंग, दैट इज स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। अलग अलग मीनिंग मतलब न्यू मीनिंग। और परसुएसिव, किसी चीज को समझाते समय जब आप अपने खुद के इमोशंस को कनेक्ट करने लगते हो, परसुएसिव डेफिनेशन। Operational definition, define a term by specific procedure or the operation used to measure or identify it. Ostensive, ostensive किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करते समय आप बता रहे हो मेरे को उस टाइप की ड्रेस चाहिए, मेरे को इस कलर की ड्रेस चाहिए, दिस इज ऑब्सटेंसिव डेफिनेशन। पॉइंट आउट करते समय बताना चाह रही हूँ कि मेरे को क्या चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बोथ टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सटेंशन या इंटेंशनल। एक्सटेंशनल या इंटेंशनल, एक्सटेंशनल में डिनोटेशन होता है, इंटेंशनल के अंदर कॉनोटेशन होता है। एक्सटेंशनल में डिनोटेशन होता है, इंटेंशनल में आपका कॉनोटेशन होता है। पहले तो ये अब याद रखो, यहां पे जब मैं बात करती हूं एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन के मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, यहां ध्यान से समझना। एक्सटेंशन का ई एग्जाम्पल ले रही हूँ, किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ? मैं डिनोटेशन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। डिनोटेशन यानी डिनोटेशन डिक्रीज होगा तो आएगा आपका डी जी पी। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? नहीं समझ आया, समझो अब। डी जी पी, जनरल टू पर्टिकुलर। अगर मैं एक्सटेंसिव डेफिनेशन की बात कर रही हूं यानी कि मैं डिनोटेशन की बात कर रही हूं, तो डिनोटेशन अगर डिक्रीज होगा तो मेरी डेफिनेशन जनरल टू पर्टिकुलर जाएगी। वहीं पे डिनोटेशन इंक्रीज होगा तो मैं बात करूंगा पर्टिकुलर टू जनरल। जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब क्या है? जनरल यानी कि स्पॉट्स, कोई भी स्पॉट्स, स्पॉट्स के अंदर मैं पर्टिकुलर पे जाते जा रही हूँ। मैं ले रही हूँ इंडोर आउटडोर स्पॉट्स, आउटडोर स्पॉट्स में भी मैं ले रही हूँ मिनिमम 2 प्लेयर, मिनिमम 2 प्लेयर के अंदर मैं ले रही हूँ आपका बैडमिंटन। आपको ये 4 चीजें दे दी, स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, मिनिमम 2 प्लेयर और बैडमिंटन। आपको इनको लगाना, क्वेश्चन आएगा कि आपको इन चारों के चारों वर्ड्स को लगाना है इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में, इंक्रीजिंग इंटेंशन में, डिक्रीजिंग इंटेंशन में। तो कैसे लगाओगे? वही चीज है यहाँ पे। अगर एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन का मतलब ही डिनोटेशन होता है, डिनोटेशन डिक्रीजिंग, डीजीपी, डीजीपी, डीजीपी से याद रखो। और इससे अपोजिट हो जाएगा इंटेंशन।
अगर मैं बात करती हूं इंटेंशन की, इंटेंशन इंक्रीज या इंटेंशन डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या, जनरल टू पर्टिकुलर। डिक्रीज का मतलब क्या, पर्टिकुलर टू जनरल। अगर ये डिक्रीज है डिनोटेशन में, तो इसकी जो सामने चीजें हैं वो इंक्रीजिंग में आएंगी इंटेंशन के। अरे समझ में आ गया। आगे चले। आगे है आपका मूड ऑफ सिलोलिज्म। किसी भी सिलोलिज्म का मूड कैसे डिफाइन किया जाता है? मूड डिफाइन किया जाता है क्वांटिफायर से, क्वांटिफायर देके। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रमाइस एंड कंक्लूजन को जब मैं क्वांटिफायर दे देती हूँ, वो उसका मूड होता है। मूड के लिए किसी भी आर्ग्यूमेंट को क्वांटिफायर देने के लिए आर्ग्यूमेंट का ये स्ट्रक्चर होना जरूरी है। कौन सा स्ट्रक्चर? पहले आएगा आपका मेजर प्रमाइस, फिर आएगा आपका माइनर प्रमाइस, देन आएगा आपका कॉन्क्लूजन, देन आएगा आपका कॉन्क्लूजन। मेजर प्रमाइस यानी कि क्या, माइनर प्रमाइस यानी कि क्या, और कंक्लूजन क्या। हम कैसे पता करेंगे ये मेजर प्रमाइस है, ये माइनर प्रमाइस है, ये कंक्लूजन है? हम पता करेंगे ऐसे, देखो। मेजर प्रमाइस ओल एस आर पी, ओल पी आर क्यू, नो एस आर क्यू। अब समझना यहां पे बिल्कुल ध्यान से, मेजर प्रमाइस या माइनर प्रमाइस पता चलेगा हमें कंक्लूजन से। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो होती है मेरी माइनर टर्म। कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है ये होती है मेरी मेजर टर्म। इतना समझ में आया? जिस प्रमाइस के अंदर माइनर टर्म है वो हो जाएगा मेरा माइनर प्रमाइस। जिस प्रमाइस के अंदर मेरी माइनर टर्म है यानी कि एस, यानी कि एस, तो ये हो गया मेरा माइनर प्रमाइस। जिस प्रमाइस के अंदर मेजर टर्म है वो हो गया मेरा मेजर प्रमाइस। देन बच गई आपकी मिडल टर्म। कौन सी टर्म? मिडल टर्म। मेजर टर्म आ गई, माइनर टर्म आ गई, मिडल टर्म। मिडल टर्म वो टर्म होती है जो कंक्लूजन के अंदर हमेशा एब्सेंट होती है एंड दोनों के दोनों प्रमाइसेस में हमेशा प्रेजेंट होती है। कौन सी टर्म है? दैट इज पी। पी आपके दोनों प्रमाइसेस के अंदर है, यस। क्या पी आपके, क्या पी आपके कंक्लूजन के अंदर है? नो। अरे ये समझ में आ गया? कंक्लूजन के अंदर जो टर्म एब्सेंट होती है दैट इज मिडल टर्म। कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर टर्म, कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर टर्म। क्लियर? आगे देखो। अब मुझे इसको लगाना है मूड में। इस ओल को चेंज करो ताकि हमें मूड में डिफरेंस पता चले। इसको कर दो सम। अब मेरे पास ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट दे दिया जिसमें मेजर प्रमाइस है, माइनर प्रमाइस और कंक्लूजन है। मुझे इस आर्ग्यूमेंट का मूड निकाल के बताओ, ये बोल रखा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे मेजर प्रमाइस का, सबसे पहले मुझे मेजर प्रमाइस का क्वांटिफायर देखूंगी, दैट इज ओल। तो लिख लो ओल। सेकेंडली माइनर प्रमाइस का क्वांटिफायर दैट इज सम, तो लिख लो सम।
लास्ट में कंक्लूजन का क्वांटिफायर नो, दैट इज नो। ओल को क्या बोलते हैं? ओल यानी कि ए, अरे अभी किया था ना, ए ई आई ओ, ओल, नो, सम, सम नोट, ये अभी किया था ना। तो ऑल यानी कि क्या? ए। उसके बाद है सम, सम यानी कि क्या? सम यानी कि आई, सम यानी कि आई, नो यानी कि ई। तो इस आर्ग्यूमेंट का मेरा मूड निकल के आ जाएगा ए आई ई। समझ में आ गया? इतने बड़े कॉन्सेप्ट को मैंने इतने शॉर्ट में तुम्हारे सामने लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ताकि लास्ट में तुम्हारी रिवीजन A1 हो सके। अगर यहां तक आए हो, समझ में आ रहा होगा, फटाफट अपने लिए भी ताली बजा दो और एक छोटा सा लाइक करके कमेंट करके बता के जरूर जाया करो भाई की क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आगे चले। चलो, आगे है आपका फिगर ऑफ सिलोलिज्म। किसी भी सिलोलिज्म की फिगर का पता कैसे चलेगा? फिगर के लिए हमें देखना होता है आपका मिडल टर्म को। दोनों प्रमाइसिस के अंदर जो मिडल टर्म की पोजीशन है उसके हिसाब से हमें फिगर निकालनी होती है। 4 फिगर निकलती है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड द फिगर 4। ये 4 आपकी फिगर निकलती हैं किसके बेस पे? मिडल टर्म के बेस पे। कैसे? अगर मेजर टर्म के अंदर जो आप सॉरी मेजर प्रमाइस के अंदर जो आपकी फिगर है वो सब्जेक्ट है, ध्यान देना ये डॉट डॉट वैसे ही नहीं कर रखी। मेजर प्रमाइस के अंदर अगर आपकी मिडल टर्म सब्जेक्ट है और माइनर प्रमाइस में वो प्रेडिकेट है, तो ये हो गई फिगर 1। फिगर 2, मेजर प्रमाइस में और माइनर प्रमाइस में जो आपकी मिडल टर्म है, किसके बेस पे निकलती है भाई फिगर? मिडल टर्म के बेस पे। मेजर एंड माइनर प्रमाइस में जो मिडल टर्म है वो आपका प्रेडिकेट है, तो आपकी हो गई फिगर नंबर 3, सॉरी फिगर नंबर 2। दोनों ही प्रमाइस में मिडल टर्म अगर आपकी सब्जेक्ट है, दोनों ही केस में मिडल टर्म आपकी सब्जेक्ट है, तो ये हो गई आपकी फिगर नंबर 3। एंड फिगर नंबर 4 में क्या हो जाएगा? मेजर टर्म के लिए तो वो प्रेडिकेट है एंड माइनर टर्म में वो सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगी फिगर नंबर 4। फिगर बनती कैसे है? दिस 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 दिस, दिस इज मेरी फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। ये मेरी फिगर 1 है, ये मेरी फिगर 2 है, ये मेरी फिगर 3 है एंड ये मेरी फिगर 4 है। एक मिडल टर्म, एक मिडल टर्म, ये मेजर प्रमाइस, ये आपकी माइनर प्रमाइस। मेजर प्रमाइस में यहां दे रखा है ओल, एस आर पी। एस है मेरी फॉर एग्जाम्पल क्या? मिडल टर्म। एक मिडल टर्म यहां प्रेजेंट है, दूसरे प्रमाइस के अंदर मिडल टर्म यहां प्रेजेंट है, फिगर 1 हो गई। अब दे दिया ओल एस आर पी, नो पी, वेट, नो क्यू आर, नो, अरे नो, क्या हो गया भाई तेरे को? हद होगी। नो क्यू आर पी। अब जो ये पी है, ये पी आप, हाँ तो सही चल रहा है, यही दिक्कत आ रही है। देख लो, कोई बात नहीं, करते हैं इसको भी सॉल्व। जो ये पी है, ये पी आपके दोनों ही टर्म के अंदर क्या है? प्रेडिकेट है, तो ये हो गई आपकी फिगर नंबर 2। अरे समझ में आया है कुछ?
अब मेरे को ये बता दो, जो ये वाले मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट, पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट लिखा था, इस आर्ग्यूमेंट में फिगर कौन सी बनेगी? इस आर्ग्यूमेंट में मिडल टर्म कहाँ है? मिडल टर्म मैडम ये रही, दैट इज पी। एक माइनर टर्म में है आपकी, यहाँ पे मेजर टर्म में है आपकी सब्जेक्ट में, तो फिगर कौन सी बन जाएगी? फिगर फर्स्ट बन जाएगी या फोर्थ बन जाएगी? फर्स्ट बनेगी या फोर्थ बनेगी? ध्यान से देख लेना, बताऊं कैसे? पहले हमें मेजर टर्म देखनी होती है, पहला हमें मेजर प्रमाइस देखना होता है, देन माइनर। ये है मेरा मेजर, मेजर प्रमाइस में जो मिडल टर्म है वो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? गड़बड़ मत कर देना। चाहे मूड निकालना है, चाहे फिगर निकालनी है, पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक आर्ग्यूमेंट की क्या होती है? मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस एंड द कंक्लूजन। क्लियर? चले आगे। आगे आ जाओ, लॉजिकल इक्विवेलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंट में तीन चीजें होती हैं, कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। एक सेकंड देना मुझे, मैं ब्लैंक स्लाइड एक बार दोबारा ऑन करती हूँ। देखो, लॉजिक लॉजिकल इक्विवेलेंट तीन चीजें हैं, कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रा पोजीशन। कन्वर्जन में क्या आता है? कन्वर्जन में क्या आता है? कन्वर्जन में आता है आपका सब्जेक्ट इंटरचेंज विद प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इंटरचेंज विद प्रेडिकेट, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी, दैट इज ओल एस आर पी। इस स्टेटमेंट का आपको कन्वर्जन करके बताना है, तो क्या होगा? इस स्टेटमेंट का कन्वर्जन क्या बनेगा, मेरे को ये बता दो। इस स्टेटमेंट का कन्वर्जन बनेगा आपका ओल पी आर एस, ये बन जाएगा इसका कन्वर्जन। तो क्या मैडम सभी में ये वैलिड होगा? क्या ये सभी में वैलिड होगा? नो। ए ई आई ओ जो कन्वर्जन है वो ए का वैलिड बाय लिमिटेशन होता है। या वैलिड बाय एक्सेप्शन भी बोल सकते हो। ए का जो कन्वर्जन है वो वैलिड बाय एक्सेप्शन होता है। हर सिचुएशन में ये चीज सही हो ये जरूरी नहीं है। ई एंड आई का कन्वर्जन 100% वैलिड होता है, एंड ओ का कन्वर्जन आपका इनवैलिड होता है। मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं अभी कन्वर्जन की। कन्वर्जन के अंदर हमें करना क्या होता है? सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है विद इट्स प्रेडिकेट। इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ए वैलिड बाय एक्सेप्शंस, नो एंड सम इनवैलिड एंड सम नो एंड सम 100% वैलिड एंड सम नॉट आपका इनवैलिड। क्या कन्वर्जन समझ में आ गया? क्या कन्वर्जन सब समझ में आ गया? अब कन्वर्जन के बाद चलते सीधा कॉन्ट्रापोजिशन पे, फिर आएंगे हम ऑब्वर्जन पे। कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रापोजिशन में समझना, कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर जो आपको ये स्टेटमेंट दी होती है, इसका प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिखना, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लिखना विद
its complement, with its complement। मैडम इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट है आपकी ओल पी आर एस, इसका बनाना है आपको कन्वर्जन, इसका बनाना है आपको सॉरी कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन तो देख लिया ना, कॉन्ट्रापोजिशन। स्टेटमेंट है ओल पी आर एस, इसका कॉन्ट्रापोजिशन। इसका कॉन्ट्रापोजिशन कैसे बनेगा? ऑल यू का यू रहेगा, पी की जगह एस आ जाएगा, बट उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? नोन ओल नोन एस आर नोन पी। सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या मैम इसमें ये सारे वैलिड होंगे? क्या ये सारे ए ई आई ओ ये सारे ही वैलिड होंगे? नहीं, सारे तो वैलिड कहीं भी नहीं मिलेंगे बेटा। मिलेंगे, बताऊंगे भी कहां मिलेंगे, सारे वैलिड मिलेंगे। बट अभी पहले ये बताओ, क्या कॉन्ट्रापोजिशन और कन्वर्जन बनता कैसे है वो समझ में आया? कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन बनाना समझ में आया? कन्वर्जन में वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कौन सा होता है, वो भी समझ में आया। ये वैलिड इनवैलिड हमने अपनी जो मेन क्लासेस होती है ना उसमें बहुत एग्जाम्पल से समझा है, अभी सिर्फ रिवीजन है, इसीलिए मैं इसका रीजन नहीं बता रही हूं क्यों ये इनवैलिड होता है, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आ जाओ ए ई आई ओ। अब हमने देखना ये कॉन्ट्रापोजिशन के कंटेक्स्ट में। कॉन्ट्रापोजिशन के कंटेक्स्ट में जो कन्वर्जन में था ना उससे अपोजिट था। कन्वर्जन में क्या था? ए था आपका बाय लिमिटेशन, ये दोनों थे आपके वैलिड, एंड ओ था आपका इनवैलिड, यही था। यस, बट अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रापोजिशन की, कॉन्ट्रापोजिशन में ए आपका वैलिड होगा। कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर ए आपका 100% वैलिड होगा। नो यानी कि ई आपका बाय ई आपका बाय लिमिटेशन होगा, वैलिड बाय लिमिटेशन। आई आपका इनवैलिड रहेगा एंड ओ आपका वैलिड होगा। ये है आपका कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन का सारा खेल। क्या समझ में आया? आगे आ जाओ, अब लास्ट आपके अब वर्जन में। अब वर्जन को बनाते कैसे हैं पहले वो सीखते हैं। अब वर्जन को बनाने के लिए आपको इसकी क्वालिटी को चेंज करना पड़ता है। एक सेकेंड। अब वर्जन को बनाने के लिए आपको इसकी क्वालिटी को चेंज करना पड़ता है। क्वालिटी को चेंज करने का मतलब क्या? फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था, क्वालिटी। क्वालिटी ये रहा, क्वालिटी। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है। यानी कि अगर ऑल दे रखा है तो नो, अगर ऑल दे रखा है तो नो बना दो, नो दे रखा है ऑल बना दो, सम दे रखा है सम नोट बना दो, एंड द वाइस वर्सा। पहली चीज, अभी तक हमने कन्वर्जन और ऑब्वर्जन में इसको नहीं छेड़ा था, क्वालिटी को नहीं छेड़ा था, सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट का खेल था। बट ऑब्वर्जन के अंदर फर्स्ट स्टेप ही ये है कि चेंज क्वालिटी, चेंज क्वालिटी। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में आपको सब्जेक्ट को लेके जाना है प्रेडिकेट की जगह, सब्जेक्ट को लेके जाना है प्रेडिकेट की जगह। देखो यहां पे फर्स्ट स्टेप, रिवर्स द क्वालिटी, रिप्लेस प्रेडिकेट विद कॉम्प्लीमेंट्री टर्म ऑफ सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, रिप्लेस प्रेडिकेट नहीं, इसमें चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। गॉट इट। सबसे पहले क्वालिटी चेंज कर दी, ठीक है। क्वालिटी चेंज करने के बाद जो आपका प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट का आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना होता है। प्रेडिकेट का क्या बनाते हो? कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे,
ऑल डॉग आर मैमल, सारे के सारे डॉग मैमल हैं, ऑल को कर दिया नो में चेंज, डॉग का डॉग रहेगा, आर का आर रहेगा, प्रेडिकेट का बना दिया कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉन मैमल। क्लियर? क्लियर? ये था आपका लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला केस। लास्ट टॉपिक है आज का आपका, दैट इज फैलेसी। फैलेसी जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी फॉर्मल फैलेसी एंड द सेकेंड वन इज योर इनफॉर्मल फैलेसी। पहले हम फॉर्मल फैलेसी के बारे में समझ लेते हैं, इनफॉर्मल तो बहुत सारी है। देखो फॉर्मल फैलेसी क्या होती है। फॉर्मल फैलेसी का मतलब है जो हमने पीपीसी आर्ग्यूमेंट पढ़ा है ना, पीपीसी आर्ग्यूमेंट पढ़ा है, यानी कि मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस एंड कंक्लूजन, इसके स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, इसके स्ट्रक्चर में कोई त्रुटि होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज नॉन एज आवर फॉर्मल फैलेसी। यहां से हमारी फॉर्मल फैलेसी निकल कर आती है। एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्चर होता कैसा है पहले वो, फैलेसी रिलेट फॉर्मल फैलेसी दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज पीपीसी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक वैलिड आर्ग्यूमेंट की, दैट इज मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस एंड कंक्लूजन, ये हमने देख लिया। कंक्लूजन के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है दैट इज माई माइनर टर्म, कंक्लूजन के अंदर जो प्रेडिकेट होता है दैट इज माई मेजर टर्म। जिस प्रमाइस के अंदर मेजर टर्म देखने को मिलती है दैट इज माई मेजर प्रमाइस, जिस प्रमाइस के अंदर माइनर टर्म देखने को मिलती है दैट इज माई माइनर प्रमाइस। एंड मेजर और माइनर प्रमाइस में जो एक कॉमन टर्म होती है दैट इज माई मिडल टर्म। ये होता है आपका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर आपकी तीन टर्म होती हैं। कौन कौन सी? मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड द मिडल टर्म, एंड ईच टर्म रिपीट टू टाइम। हर एक टर्म आपकी दो बार रिपीट होती है। फर्स्ट फैलेसी आती है, फैलेसी ऑफ फोर टर्म। अगर कुछ ऐसा है कि कुछ इस तरीके का प्रमाइस आपका दे रखा है जिसमें आपकी तीन से ज्यादा यानी कि फोर टर्म है, तो दैट इज नॉन एज द फैलेसी ऑफ फोर टर्म, यानी कि स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपका एक आर्ग्यूमेंट दिया ओल पी आर क्यू, ओल एस आर ए, और कंक्लूजन दिया फिर आपका ओल क्यू आर एस। यहाँ पे फोर टर्म होगी, टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री, टर्म फोर। दिस इज अ फैलेसी ऑफ फोर टर्म। नेक्स्ट आ जाओ फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूअस या अनक्लियर मिडल टर्म। जो फैलेसी है वो एम्बिग्यूअस, वो अराइज हुई है ड्यू टू एम्बिग्यूअस वर्ड या अनक्लियर। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, मिडल टर्म जो है वो क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल देखो, ऑल स्टार इन द हेवन, हेवनली बॉडी, सारे के स्टार जो है वो एक हेवनली, हेवन के अंदर पाने वाले स्टार है, हेवनली बॉडी के स्टार है फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड टर्म दे रखी है अनुष्का एक स्टार है, तो अनुष्का एक हेवनली बॉडी होगी, हेवन का पार्ट हो गया। मतलब जो फर्स्ट स्टार दे रखा है ये वाला, ये है आपका यूनिवर्सल स्टार के बारे में बात की जा रही है। जो अनुष्का एज ए स्टार बोला है ये बॉलीवुड स्टार के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे आपकी टर्म एम्बिग्यूअस है, इसको फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशनल के नाम से भी जाना जाता है। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशनल, समझ में आया? नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपकी फैलेसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन की फैलेसी। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मेरे को ये बताओ फटाफट, फर्स्ट स्लाइड पे ही बताया था। जो भी आपकी यूनिवर्सल प्रमाइस होती हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सल टर्म्स होती है या यूनिवर्सल प्रमाइस होती हैं, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ओ के साथ जो भी टर्म आएगी वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। बट यूनिवर्सल में खाली ऑल नहीं, नो भी आता है। नो गाना गाता है, मैं तो डूबूंगा तुझे भी लेके डूबूंगा। नो अगर किसी भी प्रमाइस के अंदर आ गया तो इसकी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ टर्म हमेशा आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो फैलेसी अराइज होती है डिस्ट्रीब्यूटेड से। कैसे? A term distributed in conclusion, it should distributed at least in one premise. अगर एक टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी कंक्लूजन के अंदर, तो उसको कम से कम एक प्रमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन इलिसिट मेजर में भी आ सकते हैं और इलिसिट माइनर में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंक्लूजन की अगर मेजर टर्म कंक्लूजन के अंदर मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रमाइस में भी होनी चाहिए, और कंक्लूजन के अंदर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी प्रमाइस में भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा जूम करते हो इसको, देखो इलिसिट मेजर का, ओल्ड डॉग आर एनिमल, ठीक है जी, ओल्ड कैट आर डॉग, ठीक है, नो कैट आर एनिमल, कोई भी कैट एनिमल नहीं है। नो के साथ है यानी कि कैट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए और एनिमल भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कैट क्या है? कैट मैडम मेरी माइनर टर्म है। एनिमल क्या है? एनिमल मेरा मेजर टर्म है। अब प्रपोजिशन पे आओ, यानी कि प्रमाइसेस पे आओ। ये देखो, क्या माइनर टर्म प्रमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या कैट डिस्ट्रीब्यूटेड है? जी मैम बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो, क्या एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं मैडम, एनिमल ओल के साथ तो डॉग है, यहाँ डॉग डिस्ट्रीब्यूटेड है पर एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एनिमल क्या था मैडम? एनिमल मेजर टर्म था। तो ये आ गया आपकी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। मेजर टर्म कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है पर प्रमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। माइनर में क्या? सबसे पहले ऑल, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है मैम? कंक्लूजन में ओल के साथ रिच है। रिच यहाँ पे मेरी कौन सी टर्म है? रिच मैडम मेरी माइनर टर्म है। अब ये देखो, क्या ये माइनर टर्म अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये प्रमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब है या नहीं है वो देखो, ओल्ड डॉक्टर आर एजुकेटेड, ओल्ड डॉक्टर आर रिच, रिच यहां आया है, यहां डॉक्टर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है बट रिच डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए इस आर्ग्यूमेंट के अंदर आपकी फैलेसी अराइज होगी, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? है ना दमदार, मजेदार? क्लियर है? अब आगे चले? अरे बता तो दो। चलो आगे देखते हैं, फैलेसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। ये तो था फैलेसी ऑफ ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड मेजर टर्म माइनर टर्म वगैरह। एक और आती है दैट इज फैलेसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। ये बोलती है कि मिडल टर्म किसी ना किसी एक प्रमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। मिडल टर्म दोनों प्रमाइस में पॉजिटिव, दोनों प्रमाइस में पाई जाती है। मिडल टर्म होती ही वो है जो आपके दोनों प्रमाइसेस के अंदर पाई जाती है। तो यहां ये बोला है मिडल टर्म एट लीस्ट एक प्रमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो आपका फैलेसी क्रिएट कर देगी। कौन सी फैलेसी? फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। क्लियर?
आगे आ जाओ। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल। फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्ट नहीं करता। क्या एग्जिस्ट नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता यहां आपका पर्टिकुलर कंक्लूजन। कब एग्जिस्ट नहीं करता? अगर यूनिवर्सल प्रमाइस है, अगर आपकी दोनों प्रमाइस यूनिवर्सल है, ओल एस आर पी, नो पी यूनिवर्सल, ओल करो इसको भी, बाकी नो भी कर सकते हैं, नो भी यूनिवर्सल है, नो पी आर क्यू, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपके यूनिवर्सल प्रमाइस हैं। इस यूनिवर्सल प्रमाइस से अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो आपकी फैलेसी क्रिएट करेगा, दैट इज फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव टर्म। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड कर देना मतलब कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। कैसे? अगर आपकी दोनों की दोनों प्रमाइस नेगेटिव हैं, नेगेटिव प्रमाइस के साथ आप किसी भी तरीके का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। नेगेटिव प्रमाइस के साथ आप किसी भी तरीके का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। दिस इज फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड कर देना, कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या एग्जिस्ट नहीं करता? पर्टिकुलर कंक्लूजन एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्सल प्रमाइस के साथ। समझ में आ रही हैं चीजें? उसके बाद है फैलेसी ऑफ ड्रॉइंग पॉजिटिव कंक्लूजन। पॉजिटिव कंक्लूजन को ड्रॉ करने की या पॉजिटिव कंक्लूजन निकालने की फैलेसी। ये सेम वही है जो हमने एक्सक्लूसिव में पढ़ी है, बस नाम कई बार पेपर में अलग दे देते हैं। चीज वही है कि थ्रू नेगेटिव प्रमाइस, नेगेटिव प्रमाइस से अगर एक भी प्रमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव आएगा। ध्यान देना, फर्क समझना दोनों में। एक्सक्लूसिव में ये बोला है कि दोनों प्रमाइस नेगेटिव हो गए तो कंक्लूजन नहीं निकल सकता, ये है एक्सक्लूसिव। और ड्राइंग ए अफर्मेटिव या पॉजिटिव कंक्लूजन में ये बोला है कि अगर दोनों में से एक भी प्रमाइस नेगेटिव है, क्या दोनों प्रमाइसेस में से अगर एक भी प्रमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव निकलेगा। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव निकाल दिया तो आप इनवैलिड हो जाओगे, आपकी फैलेसी अक्कर हो जाएगी। कौन सी फैलेसी? फैलेसी ऑफ ड्राइंग पॉजिटिव कंक्लूजन। फर्क समझ में आया? फैलेसी ऑफ ड्राइंग पॉजिटिव कंक्लूजन आपका जब निकल कर आता है जब आप किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर एक भी प्रमाइस नेगेटिव हो जाता है और उस नेगेटिव प्रमाइस के साथ आप पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल दोगे तो ये आपका गलत होगा। अगर दोनों प्रमाइसेस में से एक भी प्रमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया? पूरा जोर लगा दिया मैंने तुम्हें ये वाले पॉइंट समझाने के लिए, मूर्खो। इससे ज्यादा और कौन सी भाषा में समझ आएगा? आ गया मैडम, मूर्ख मत बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे आ जाओ। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट एंड डिनाइंग द एंटीसीडेंट। सबसे पहले ये कॉन्सिक्वेंट क्या होता है ये समझो। कॉन्सिक्वेंट का मतलब है इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब है इफेक्ट एंड एंटीसीडेंट का मतलब है कॉज। एंटीसीडेंट का मतलब है आपका कॉज। अगर मैं कोज को डिनाई कर देता हूं, कोज को डिनाई कर देता हूं तो ये मेरी फैलेसी बनाएगी। कैसे मैडम? समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा क्या कि फर्श गिल्ला है, फर्श आपका गिल्ला है।
इसका मैं कॉज निकाल रही हूं कि बारिश आई होगी। अगर मैं इसको डिनाई कर देती हूँ, नहीं भाई ये चीज तो गलत है, देन इट बिकम द फैलेसी। हमें एक्चुअली में करना क्या होता है, हमें कोज को देख के इफेक्ट का अनुमान लगाना होता है। एक्चुअली में हमें करना क्या होता है, हमें कोज को देख के इफेक्ट को अनुमान लगाना होता है या इफेक्ट को एक्सेप्ट करना होता है, इफेक्ट का एज्यूम करना होता है। बट हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम तो इफेक्ट को इफेक्ट को एक तरीके से अफर्म कर रहे हैं, हम तो इफेक्ट को ही मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कोज फ्रॉम द रिजल्ट। कोज को ही एज्यूम करें रिजल्ट से। करना क्या होता है, रिजल्ट को एज्यूम करना होता है कॉज से। करना क्या होता है, रिजल्ट को एज्यूम करना होता है कोज से। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, कोज के कारण हम रिजल्ट को एज्यूम कर रहे हैं। समझ में आया? अगर यहां पे आप कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो एंटीसीडेंट को, अफर्म कर रहे हो एंटीसीडेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैलेसी नहीं आएगी। डिनाई कर रहे हो कॉन्सिक्वेंट को, कोई फैलेसी नहीं आएगी। समझ में आया? क्या सारी की सारी फॉर्मल फैलेसी एक इतनी हाफ शीट पे मैंने तुम्हें बना के दे दी है? क्या ये चीज तुम्हें अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार। चलो आगे इनफॉर्मल फैलेसी पढ़ते हैं, फटाफट हो जाएंगे, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं। इनफॉर्मल फैलेसी का मतलब है फैलेसी है आपके कंटेंट की, फैलेसी है कोई भी एरर दे रखा है प्रमाइस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फैलेसी ऑफ एड वैक्यूलम, यानी कि अपील टू फोर्स, मैं जबरदस्ती किसी से काम करवा रही हूं, दिस इज अपील टू फोर्स। सेकंड है आपकी, ये जो मैंने अनदर नेम लिखे है ना भाई, ये इसीलिए लिखे, ये पेपर में आते हैं, इनको याद कर लेना प्लीज। सेकंड है आपकी आर्ग्यूमेंट ऑफ एड मिसकॉर्डियम, यानी कि अपील टू सिंपथी, मैं सिंपथी दिखा के किसी से काम करवा रही हूँ। मम्मी आपको गोवा टूर के लिए जाने के लिए रोक रही है सिंपथी दिखा के, तू तो मेरा लाडू प्यारा बेटा है, तेरे को मैं कैसे जाने दूं। दिस इज द फैलेसी ऑफ पिटी, फैलेसी ऑफ मिसकॉर्डियम। अपील टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रुथ, ट्रुथ से भटका रही है। मम्मी का कोई प्यारा पूरा बेटा नहीं है, लेकिन वो नहीं जाने देना चाह रही तुम्हें। समझ में आए? ताकि पैसे ना खर्च हो जाए, या कहीं तुम अपनी सहेली के साथ ना जाओ, ये सोच के। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी आर्ग्यूमेंट ऑफ एड पॉपुलम, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ बिलीफ, या फिर बैग वैगन फैलेसी। बैग वैगन का मतलब क्या होता है, बैग वैगन होता है भेड़ चाल। जो चीज पॉपुलर है ना, उसको बिना सोचे समझे भेड़ चाल में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ एड पॉपुलम। समझ में आ रहा है? अट्रैक्शन के कारण आप भेड़ चाल में चले जा रहे हो। उसके बाद है स्ट्रोमैन। स्ट्रोमैन क्या होता है, स्ट्रोमैन जैसे आपके खेत के अंदर वो पुतला सा बना के खड़ा कर देते हैं ना, जिससे जानवर डर जाते हैं कि यहाँ पे तो कोई इंसान खड़ा। उस पुतले को देख के जानवर एंट्री नहीं करता, क्योंकि जानवर इतना समझ नहीं पाता ना कि ये इंसान खड़ा है या पुतला खड़ा है। तो दिस इज स्ट्रोमैन। स्ट्रोमैन का मेन, स्ट्रोमैन फैलेसी में क्या होता है, हम मिस रिप्रेजेंट करते हैं। हम वो जो जानवर हमारे खेत में आके हमारा सारा सब कुछ खा जाने वाला था, तबाही मचाने वाला था, तोड़फोड़ मचाने वाला था, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई अभी खेत में इंसान खड़ा है, वो डंडा लेके तुम्हें मार देगा। मिस रिप्रेजेंट करना किसी आर्ग्यूमेंट को टू मेक इजियर टू अटैक। जो चीज एक्चुअली है नहीं उसको ऐसा बना देना, जो चीज वैसी है नहीं उसको वैसा बना देना। उसके बाद है कन्वर्स एक्सीडेंट, या फिर स्वीपिंग जर्नलाइजेशन या एक्सीडेंटल फैलेसी।
एक्सीडेंटल फैलेसी में क्या होता है? एक्सीडेंटल फैलेसी एक तरीके से ऐसी फैलेसी है जो आपकी बाय चांस हो जाती है, यू कैन से। या फिर एग्जांपल से समझो, आप कहते हो ड्राइविंग फास्ट इज इलीगल। ड्राइविंग जो भी हाईवे की स्पीड दे रखी है उस स्पीड से अगर आप ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो वो इलीगल है। इसका मतलब तो एम्बुलेंस ड्राइवर क्रिमिनल हो गए। इसका मतलब तो एम्बुलेंस ड्राइवर क्रिमिनल हो गए। या फिर इसमें ये भी ले लो, आपको पता है एम्बुलेंस को रेड लाइट एंड ऑल पे रुकने की जरूरत नहीं है, कोई उनका कोई चालान नहीं होता ऐसे। इसका मतलब वो तो इलीगल काम कर रहे हैं। तो दिस इज एक्सीडेंटल फैलेसी। गॉट इट? उसके बाद है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब हम दो ऐसी चीज को कंपेयर करने की ट्राई कर रहे हैं जो कि आपस में कंपेयर हो ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ मेरे घर में सबकी हाइट लंबी है, इसका मतलब क्या ये है कि मेरे घर के सारे दरवाजे ऊंचे ऊंचे होंगे? अरे हाइट लंबी होने का मतलब ये थोड़ी ना सबके दरवाजे ऐसे जहां भी मैं जाती हूँ वहां दरवाजे अपने आप ऊंचे हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। या फिर मैं कहती हूँ कि मेरे घर में सबकी हाइट लंबी है, मतलब ये जरूरी थोड़ी ना कि हमारे हाथ भी लंबे लंबे होंगे, हमारे हाथों की फिंगर्स भी लंबी लंबी होंगी, हमारी आंखें भी ऐसी बड़ी बड़ी होंगी, हमारे कान भी ऐसे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना। हाइट लंबी होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि दांत हमारे बाहर आ रखे हो, दांत भी लंबे हो, ये जरूरी नहीं है। तो गलत दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं, होल के कंटेक्स्ट में पार्ट को भी उसी कंटेक्स्ट में स्टडी कर लेते हैं। हाइट लंबी है मतलब होल बॉडी लंबी है, होल बॉडी लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि दांत भी हमारे यहां तक आ रखे होंगे। समझ में आया? आगे आ जाओ। फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन के अंदर आता है एज्यूमिंग व्हाट इज ट्रू ऑफ ए होल, ट्रू ऑफ ए पार्ट। हम एज्यूम कर लेते हैं होल से पार्ट को। कॉम्पोजिशन और डिवीजन अपोजिट है। कॉम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट फ्रॉम द होल, होल से पार्ट को एक तरीके से कंपेयर करना और पार्ट से होल को कंपेयर करना। देखो, एक है कि मैं लंबे लंबे दांत देख के मैं बड़े बड़े दांत देख के उस इंसान को ये बोलता हूं कि इतने लंबे लंबे दांत मतलब इसकी हाइट भी लंबी होगी। ये क्या है? ये उसकी बॉडी का एक पार्ट है। उस बॉडी के पार्ट से मैंने होल बॉडी को मेजर कर लिया। उसी से अपोजिट है कि इसकी तो हाइट बड़ी है, इसकी हाइट बड़ी होने से ये मैंने मेजर कर लिया, इसके तो दांत भी बहुत बड़े बड़े होंगे, ऐसे बिल्कुल बाहर आ रखे होंगे। तो ये दे रखा है, देखो समझना। कॉम्पोजिशन में एज्यूमिंग व्हाट इज ट्रू ऑफ ए पार्ट इज ए ट्रू फॉर ए होल। अगर कोई पार्ट बड़ा है, बॉडी का कोई पार्ट बड़ा, दांत बड़े हैं, तो हम ये मान लेंगे कि हाइट भी बड़ी है। डिवीजन के अंदर उल्टा होता है, एज्यूमिंग व्हाट इज ट्रू ऑफ ए होल इज ए ट्रू ऑफ ए पार्ट। अगर हाइट बड़ी है तो दांत को बड़ा मान लेंगे, दैट इज डिवीजन। कॉम्पोजिशन में दांत बड़े हैं तो हाइट को बड़ा मान लेंगे, दिस इज कॉम्पोजिशन। समझ में आ रहा है? क्या मुश्किल लग रही है चीजें? अरे बता दो, आगे आ जाओ। हैस्टी जर्नलाइजेशन, जिसको फॉल्टी जर्नलाइजेशन भी कहा जाता है। हैस्टी जर्नलाइजेशन में होता है कि हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट एविडेंस। हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, कंप्लीट एविडेंस नहीं होता और हम फटाफट फटाफट कंक्लूजन ले लेते हैं कोई भी। दिस इज हैस्टी जर्नलाइजेशन। समझ में आया? बहुत इजी है। कीवर्ड याद रखना, कंक्लूजन ड्रॉ करना बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट एविडेंस। नेक्स्ट आपका स्टीरियोटाइपिंग या एक्सेप्शन फैलेसी। स्टीरियोटाइप या एक्सेप्शन फैलेसी में आता है आपकी आई नो एटीट्यूड। मेरे को बिलीव है हर पार्ट पे, हर पीपल पे विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्टीरियोटाइप आप ये मान लेते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सनल नहीं लेगा भाई इस चीज को, सिर्फ एग्जाम्पल है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि लड़कियों का दिमाग तो घुटनों में होता है, मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया कि पर्सनल लो तो मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊं। ये एक स्टीरियोटाइप है कि हम ये मान लेते हैं लड़की तो घर में
रोटी पकाने की मशीन है। बट एक्चुअली आप ये कहते हो कि आई नो एटीट्यूड, मुझे पता है कि ये कितना कर सकती है, बट आप उस पर्सन की कैपेबिलिटी को किसी भी लेवल पे जज नहीं कर सकते, याद रखना। ये सिर्फ मैं ओनली फीमेल की बात नहीं कर रही हूं ऐसे। तो स्टीरियोटाइप एक तरीके से आप आई नो एटीट्यूड में होते हो कि मुझे पता है कि इस टाइप के पर्सन ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, लड़कियां सिर्फ इतना ही कर सकती हैं, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। दिस इज आई नो एटीट्यूड, मेरे को पता है कि सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। आगे आ जाओ, सुपरसीजन या इल्यूजन फैलेसी। सुपरसीजन या इल्यूजन फैलेसी एक तरीके से अंधविश्वास, आप बिलीव करते जाते हो कॉन्ट्रेरी एविडेंसेस पे, अंधविश्वास। इजी है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ एड इग्नोरेंटियम, जिसको एब्सेंट ऑफ एविडेंस के नाम से भी जाना जाता है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस का मतलब ये है कि कोई चीज को आप फॉल्स मान लेते हो क्योंकि उसे प्रूव नहीं किया गया, उसको प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। When something is claimed true, इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, आप किसी चीज को सच मान लेते हो क्योंकि उसे गलत प्रूव नहीं किया गया, या फिर उल्टा भी हो सकता है, आप किसी चीज को झूठ बना देते हो क्योंकि उसे सच प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि भगवान नहीं है, मैं कहती हूं भगवान है, बट मैं भगवान को प्रूफ नहीं कर सकती ना, मैं भगवान का लाके थोड़ी ना खड़ा कर सकती हूँ कि ये देखना अब यहां से चमत्कार होके निकलेगा, सबका जेआरएफ निकलेगा। तो किसी चीज को ट्रू मान लेना जब तक उसे फॉल्स प्रूफ नहीं किया गया, दिस इज एब्सेंट ऑफ एविडेंस, जिसको एब्सेंस ऑफ इग्नोरेंस भी बोलते हैं और आर्ग्यूमेंट एड इग्नोरेंटियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपकी फॉल्स डिक्टोटॉमी या फिर ईदर और फैलेसी, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी के नाम से भी जाना जाता है। इस फैलेसी के अंदर सिर्फ आप ये मान लेते हो कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है, किसी तीसरा ऑप्शन आपको लगता ही नहीं कि कोई पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप प्रॉब्लम्स में होते हो और आपको ये लगता है अगर इस बार जेआरएफ नहीं हुआ ना तो पता ही नहीं मेरी तो लाइफ का क्या होगा। बट जेआरएफ इज नॉट ओनली द वन ऑप्शन, अरे और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है ना। तो आप ये सोचते हो या तो ये होना चाहिए या फिर या तो मेरा जेआरएफ होगा या फिर मेरी जिंदगी खराब होगी, या तो मेरा जेआरएफ होगा या मेरा करियर खराब होगा। अगर आप इस माइंडसेट के हो देन योर माइंड हैव द फर्स्ट डिक्टोटॉमी फैलेसी, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जेआरएफ ही जिंदगी बढ़ाएगा, जेआरएफ ही करियर, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं भाई। क्लियर? अरे समझ आ रही हैं चीजें, कोई मन पे मत लेना, पढ़ लेना, ये मत सोचना कि मैडम ने क्या बहुत ऑप्शन है तो अभी किताब छोड़ के और बढ़िया बैठ जाओ। ये हरकतें, ये बदतमीजी है, ये नहीं चाहिए। आगे आ जाओ, बेगिंग द कॉशन। बेगिंग द कॉशन, जिसको पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं या सर्कुलर रीजनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेगिंग द कॉशन के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कंक्लूजन को ही प्रमाइस के अंदर या प्रमाइस को ही कंक्लूजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूं तुम खाना क्यों खाते हो, तुम कहते हो भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? ताकि खाना खाने के लिए पेट में जगह हो जाए। खाना क्यों खाते हो? क्योंकि भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? ताकि खाना खाया जाए। खाना क्यों खाते हो? भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? ताकि मतलब सर्कुलर उसी चीज को घुमाते रहते हो। समझ में आया? आगे आ जाओ, फोल्स एनालॉगी या फॉल्टी एनालॉगी। फोल्स एनालॉगी या फॉल्टी एनालॉगी के अंदर हम कंपेयर करते हैं थिंग्स दैट आर नॉट फंडामेंटली सिमिलर। आप किसी ऐसी चीज को कंपेयर करने लगते हो जिनका कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है, जिनका कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है। आप कंपेयर करते हो कि मैम छोटी हाइट है तो इसमें दिमाग भी छोटा ही होगा, इसका जेआरएफ नहीं होएगा। लंबी हाइट है तो दिमाग भी ज्यादा होगा, इसका तो जेआरएफ हो जाएगा बहुत आसानी से। अरे हाइट का और माइंड का या हाइट का और आईक्यू का तो कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है। तो दिस इज फॉल्स एनालॉगी या फॉल्टी एनालॉगी। नेक्स्ट आ जाओ, स्लिपरी स्लॉप। स्लिपरी स्लॉप यानी कि
डोमिनो फैलेसी या डैम बस्ट फैलेसी या एग ऑफ द विग फैलेसी। स्लिपरी स्लोप को एग्जांपल से समझना। गोवा वाला एग्जांपल लेते हैं मम्मी जी का। तुम्हें घूमने जाना है, मम्मी कहती है नहीं घूमने नहीं जाना। क्यों बेटा? तू जाएगा, रोड पे जाएगा, रोड से एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, रोज एक्सीडेंट में हजारों मौत होती है, तू भी उसी रोड से जाएगा, तेरा भी एक्सीडेंट होएगा, तू भी मर जाएगा, तू जो गोवा जाएगा तो तू मर जाएगा। इसका मतलब गोवा नहीं जाना। कहां से क्या बना दिया? एग्जाम्पल, छोटे बच्चों वाला एग्जाम्पल लो अब। मम्मी मुझे नहीं पढ़ना। क्यों? पढ़ने से दिमाग में प्रेशर आ जाता है, दिमाग में प्रेशर आने से आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है तो इंसान पागल हो जाता है, और इंसान पागल हो जाता है तो वो बाद में उसको सारे पीट पीट के मार देते हैं। और तो अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं, मेरे को सारे पीट पीट के मारेंगे और मैं मर जाऊंगा, मेरी पढ़ाई से मैं मर जाऊंगा। पढ़ूंगा तो दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो पागल होगा, पागल होगा तो मरूंगा। जय सिया राम। मम्मी मम्मी कहेगी बेटा तू रहने दे, तू मत पढ़, मेरे को बच्चा, मेरा बेटा जिंदा चाहिए। तो दिस इज स्लिपरी स्लोप फैलेसी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कॉशन फैलेसी। कॉम्प्लेक्स कॉशन फैलेसी इज लाइक जिसका आप आंसर ही नहीं दे सकते। एग्जाम्पल, तूने चोरी करना छोड़ दिया। एग्जाम्पल भी इतना मस्त है ना ये। कॉम्प्लेक्स कॉशन फैलेसी जिसका तुम आंसर ही नहीं दे सकते। तुम कहोगे तुमने चोरी करना छोड़ दिया, अगर आप कहते हो यस, इसका मतलब पहले चोरी करते थे। अगर आप कहते हो नो, बेशरम चोर इंसान, क्वेश्चन ही नहीं दे, आंसर ही नहीं दे सकते। उसके बाद है इग्नोरेटियम एलीज या मिसिंग द पॉइंट या इरेलीवेंट कंक्लूजन। यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट को इरेलीवेंट क्लेम कर देते हो ड्यू टू सम इशू। उसको कहते हो ये कोई रेलिवेंट पॉइंट है, कहाँ की चीज कहाँ घुसाए जा रहे हो, इरेलीवेंट कंक्लूजन। उसके बाद है फैलेसी ऑफ अपील टू हाइपोकेस या 2Q फैलेसी। 2Q फैलेसी के अंदर आप किसी के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर देते हो विदाउट एनी ए लाइक, कोई आपके पास ओपोनेंट नहीं होता, उसको आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा आपको बहुत बढ़िया ज्ञान देके जाता है तो आप कहते हो टिंगरू तू क्या मेरे को ज्ञान दे रहा है, तो छोटा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके पास नॉलेज नहीं है। या फिर 2Q फैलेसी को याद रखो, तू भी क्या बात कर रहा है, तू तो खुद बेवकूफ ऐसा ही है। 2Q फैलेसी को याद रखो, तू क्या बात कर रहा है, तू तो खुद 10th में फेल हुआ था। अरे वो 10th में फेल हुआ था, आज के टाइम पे तो IAS ऑफिसर है। समझ में आया? दिस इज 2Q फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी, बिजनेस के कुछ ऐसे डिसीजन जहां पे आप पैसा टाइम लगाए जा रहे हो, वहां से आपको कुछ कंक्लूजन नहीं मिलना, संक कॉस्ट। फॉल्स कॉस्ट, कॉज ही गलत है, चीजों को एज्यूम ही गलत कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं बनता। नॉन सिक्वेटर के अंदर कंक्लूजन डन नॉट लॉजिकली फॉलो, कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली आपका फॉलो नहीं किया जाता है। दिस इज नॉन सिक्वेटर फैलेसी। नेक्स्ट रेड हियरिंग, एड होमिनम एंड स्ट्रोमैन। थोड़ी सी सिमिलर सी कई बार लगती हैं, इनको ध्यान से समझना। एड हियरिंग में क्या है? इंट्रोड्यूस करना इरेलीवेंट टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू। आप इंट्रोड्यूस कर देते हो किसी एक इरेलीवेंट टॉपिक को ताकि तुम उसका ध्यान वहां से हटा सको। तुम मम्मी के साथ बाजार घूमने गए, तुम्हें कोई प्यारी सी ड्रेस पसंद आ गई, मम्मी कहते अरे अरे बेटा चल चल चॉकलेट खिलाते हो तुझे। मम्मी चाहती है कि ड्रेस आएगी 10,000 की, चॉकलेट आएगी 10 रुपए की, तुम्हारा ध्यान भटका रही है। दिस इज रेड हियरिंग। एड होमिनम, जब आप किसी पर्सन की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अटैक कर देते हो। ये कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट करता है, ये मुझे एक बार बताओगे सारे? ये बहुत फेमस, बहुत मीम्स बनी है इस पे। कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा यूज करता है अपनी स्पीचेस के अंदर? उसके बाद है स्ट्रोमैन। स्ट्रोमैन में आप मिस रिप्रेजेंट करते हो, रेड हियरिंग में एक पर्टिकुलर पर्सन का ध्यान को डाइवर्ट करते हो मेन इश्यू से कहीं और, लेकिन स्ट्रोमैन में आप जो चीजें हैं उसको अलग तरीके से दिखाते हो, मिस रिप्रेजेंट करके शो करते हो। ये फर्क है इनमें। क्लियर है? ये हो गई हमारी आज इन फैलेसी वाला टॉपिक भी कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ देखो तुम्हें क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, मेरे को तो पढ़ा के मजा आया है आज भी।
हमेशा ही आता है, बल्कि मेरे को तो, तुम्हें कितना आता है मुझे नहीं पता, मेरे को भी बताया करो कितना मजा आता है। आज के क्लास को यही खत्म करते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।